स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। यहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। और आइए सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर देश की एक ऐतिहासिक कामयाबी की। एक समय था जब देश का एक बड़ा हिस्सा रेड कॉरिडोर यानी नक्सलवाद की चपेट में था, लेकिन आज केंद्र सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और अचूक समाधान नीति के चलते देश नक्सल मुक्त हो चुका है। सुरक्षा बलों के कड़े सैन्य अभियानों ने जहां नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त किया, तो वहीं सरकार की द्विआयामी रणनीति ने विकास की नई राह खोली। दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक चमचमाती सड़कें, मोबाइल टावर, स्कूल और बैंक अब पहुंच गए हैं। बंदूक उठाने वाले युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर रोजगार के अवसर दिए गए। सुरक्षा और विकास के इसी मजबूत तालमेल ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। कंटेंट क्रिएटर आदि अचिंत बता रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार के दूरदर्शी सोच से देश नक्सल मुक्त होकर, अब भयमुक्त होकर सुरक्षित कल की ओर कदम बढ़ा रहा है। नक्सलवाद ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने देश को अंदर से कैंसर की तरह खोखला करने की कोशिश करी। आज 2026 में हम आके बोल सकते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं इसका वापस आने का भी तरीका टूट गया है। एक बड़ी विचित्र सी कहानी है इसकी, और इस कहानी को किस तरह से खत्म किया गया इसके बारे में हमको बार बार बात करना बहुत जरूरी है। तो आइए थोड़ी सी बात करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आदि अचिंत। अगर इस पूरे बीमारी को अगर आप देखें, 12 साल के अंदर जिस तरह से इसको रोका गया है, वो चीज कुछ दशकों में नहीं करी गई। इसको भारत की आप बोल सकते हैं कि भाई अंदरूनी एक लड़ाई, एक अंदरूनी युद्ध, सबसे पुराना अंदरूनी युद्ध जो किसी बॉर्डर पे नहीं लड़ा गया। ये लड़ा गया आपके जंगलों के अंदर, ये लड़ा गया आपके ट्राइबल लोगों के साथ, और आपके जो अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो छुपे हुए जगह है जिसके बारे में आम जनता जानती तक नहीं थी, उन जगहों के ऊपर पूरी तरह से एक लड़ाई चलती रही। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अगर आप देखें इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी बहुत बारी बात कर चुके हैं, जिसको हम नक्सलिज्म या मार्क्सिज्म या माओइज्म के हिसाब से जानते हैं। ये बड़े लूज लूज टर्म्स हैं। ये कोई एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, ये एक आर्म्ड इंसर्जेंसी थी साहब। हथियार उठा के स्टेट के अगेंस्ट में काम करने की पूरी कोशिश थी, जिन्होंने एक लिटरली इन जगहों के अंदर एक पावर स्ट्रक्चर, एक पैरेलल गवर्नमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया वहां पर। इनकी कोशिश क्या थी कि भाई भारत की जो डेमोक्रेसी है और भारत का जो स्टेट है वो वीक रहे। लोकल कम्युनिटी, जो लोकल लोग हैं, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं, उनको तंग करके रखें। सिक्योरिटी पर्सनल जितने भी हमारे सीआरपीएफ के और भी लोग थे, जो पुलिस और इन सब के, उनको मारें। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके पॉलिटिशियंस को वहां पर टारगेट किया गया। कोई भी डेवलपमेंट का कोई काम हो उसको रोका जाए। एंड कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर रहते हैं उनको जिस हालत में वो 1947 में थे उसी हालत में उनको रखा जाए। दशकों तक भारत का जो राज्य है उसने बहुत बहुत कोशिश करी इसको हटाने के लिए, कभी प्यार से, कभी बात से, यहां तक कि अपीजमेंट जो बोलते हैं ना, उनको उनसे बातें करके, उनसे पैसा बना के, उनको जरा थोड़ा सा प्यार प्यूर से समझा बुझा के ये सब करने की भी कोशिश हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये लोग बीजेपी की सरकार काम में आई, तब हमने देखा इन्होंने धीरे धीरे करके उसके अंदर एक्शन बढ़ाने शुरू करे। एक जमाने में हालत इतनी खराब होती थी कि सीआरपीएफ के लोग कभी जाके यहाँ पर कोई ऑपरेशन कर दें तो उनके ऊपर जाके कोर्ट में केसेस होते थे।
इतना टाइट इकोसिस्टम था जो अर्बन नक्सल्स और रूरल नक्सल्स के बीच में था। ये इकोसिस्टम तोड़ना इतना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि आपको एक पूरे इकोसिस्टम को पहले तो हल्का करना था। उसके बाद उस इकोसिस्टम को हल्का करने के बाद इनको अलग-थलग करके एक-एक को सीधा करना था। तो पहला टारगेट जो रहा, वो रहा जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे। उनको साफ किया गया और अब जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनकी बारी भी आती हुई दिखती है। 31 मार्च 2026 को हमने देखा कि भाई लिटरली रीढ़ की हड्डी तोड़-ताड़ के बराबर रख दी इस पूरे मानसिक बीमारी की। एंड 3 जो बड़े-बड़े बोलते हैं ना फाउंडेशन रखे वहां पर, जिसका नाम था विश्वास, निर्माण और जन कल्याण। अंग्रेजी में बोले तो ट्रस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वेलफेयर। अब ये बना कैसे? बना, देखिए, ये बना नक्सलवारी में 1967 के अंदर। ठीक है जी, 60s के अंदर ये बना नक्सलबारी वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर देखिए इसकी आयरनी देखिए, ये इतना उल्टी चीज है कि नक्सलबारी के अंदर नक्सलवाद बना और पश्चिम बंगाल वही जगह है जिसके अंदर से हिंदुत्व, एक जो शब्द था हिंदुत्व का, वो भी निकला। और ये जो एक आइडियोलॉजी आई, ये आर्म्ड रेवोल्यूशन के हिसाब से जो आइडियोलॉजी आई, ये ली गई चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। यहां तक आप देखें काफी हद तक ये जो माओइस्ट थे, माओइज्म का अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ के देखें तो आपको देखेगा माओ जेडोंग, जो चाइना के रेवोल्यूशनरी लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मारा अपने अपने शासन के अंदर। एक जमाने में ये एकदम एक बेल्ट थी, पशुपति तिरुपति बोलते थे, पूरा गया हुआ था। उसमें आप और हम जैसे लोगों को जाना ही मुश्किल था। 2004 के अंदर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब ये आंध्र प्रदेश से एक्टिव होते थे 2004 में। लिटरली ये ऐसे फैले कि इनको किसी को रोकना मुश्किल हो गया। सीपीआई माओइस्ट से लेकर इतनी सारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ये आउटफिट्स बनी जो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट देते थे। पॉलिटिकल सपोर्ट से लेकर, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट से लेकर, इनके कोर्ट केसेस तक लड़ना अर्बन नक्सल्स का पूरा एक काम बन गया था कि किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाए। लोगों ने तो चिट्ठियां तक लिखी। जब वो अभी रिसेंटली एक हिदमा माना गया तो आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करी, और एक जो एनवायरमेंट के किसी एक आंदोलन के चक्कर के अंदर वहां पर हिदमा का नाम उठना शुरू हो गया। इन्होंने, ये जो नक्सल थे, इनको पूरी तरह से बड़ा अच्छे से पीछे से सेट किया गया कि साहब इसको जरा ऐसे करो, उसको ऐसे करो। पूरी तरह से इनको ट्रेनिंग मिली थी, और जो कवर फायर होता था वो दिल्ली में बैठे-बैठे बड़े-बड़े लोगों का। सीपीआई माओइस्ट का जो अगर आप देखें, जिसने हथियार जिन्होंने उठाए, आर्म्ड विंग जिसको बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बोलते थे अपने आप को। और बिल्कुल भी मतलब आप रोड बनाओ, वो रोड उड़ा देते थे। आप ब्रिज बनाओ, ब्रिज उड़ा देते थे। स्कूल बनाओ, स्कूल उड़ा देते थे। सरकार के जितने भी कर्मचारी, पुलिस ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल लोग जितने भी थे, सबको इन्होंने टारगेट करा, सबको। एक जमाना था इस देश के अंदर, पॉलिटिशियंस रोते थे कि साहब आके हमसे बात किया जाए, आप प्लीज बात करिए हमारे साथ, हम आपके साथ कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। ये कोई एक मैप के ऊपर एक लाल धब्बा नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर भारत का अपना जो बोलते हैं ना, जो अपने रूल्स थे, जो लॉ था, वो वहां पर चलता नहीं था। रोड थी नहीं, लेकिन नक्सल हिल सकते थे। पुलिस स्टेशन थे नहीं, लेकिन नक्सल पूरा कंट्रोल करते थे। मोबाइल टावर थे नहीं, लेकिन वहां पर कम्युनिकेशन पूरी होती थी नक्सलों के साथ कि किस तरह से इस जगह को पकड़ में लाया जाए। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें, ये जो जितने भी जगह हैं, ये इतनी रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, बहुत सारी जो भी वहां पर चीजें निकलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि भाई 2004 से लेकर 2025 तक 8,956 लोगों को मारा गया है यहां पर। 2004 से लेकर 14 में ये बहुत वायलेंट होते थे। 17,542
घटनाएं हुई हैं जहां पर 1913 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई। तो अगर आप देखें कि भाई ये मतलब अच्छा, इसी टाइम पे 5019 लोगों की सिविलियन डेथ भी हुई, और जो ये वायलेंस थी ये सबसे ऊपर रही 2010 और 2012 के बीच में, जहां पर 1936 घटनाएं हुई, जहां पर 720 सिविलियंस को मारा गया। घरों में घुस के औरतों के सामने उनको, उनके हस्बैंड्स को मारा गया, बच्चों के सामने उनके बापों को मारा गया, उनके भाइयों को मारा गया, क्योंकि वो सुनते नहीं थे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की पूरी बैकग्राउंड अगर आप पढ़े, उसके अंदर कहता है कि भैया कोई पॉलिसी ही नहीं थी। 2009 तक गवर्नमेंट ने अपने आप बोला था कि भाई हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा बस इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 के बाद एक पॉलिसी बनी जिसको बोला गया कि एक नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान, बोलते थे कि भैया ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को किस तरह रोका जाए। एमएचए के रिकॉर्ड्स आप देखें तो वो बोलते हैं कि भैया एक पूरी पॉलिसी बनी जिसके अंदर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, किस तरह इन सब चीजों को आगे लेके जाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी ट्रेन नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास सपोर्ट नहीं था। 3 साल लगे उनको पूरा ट्रेन करने के लिए और उनको पूरा खड़ा करने के लिए किस तरह से आगे लेके जाया जाए। विश्वास, जो पहली चीज मैंने आपको बताई, उसके अंदर करीब 600 पुलिस स्टेशन बनाए गए इन रीजन्स के अंदर, जहां पर सिर्फ 67 थे। 408 नए सीआरपीएफ के कैंप बनाए गए, जहां पर कोई 100 से भी नीचे नहीं थे, 100 से भी ज्यादा नहीं थे। हमारी फोर्सेस को ऑपरेट करने के लिए 68 वहां पर नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए। 100 किलोमीटर पे एक पुलिस स्टेशन होता था एक जमाने में, जहां पर पुलिस स्टेशन का धीरे धीरे करके वहां पर घुसे, और बड़े सारे ऑपरेशन लॉन्च हुए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ऑपरेशन भीमबर्ग, ऑपरेशन चकरबंदा, बड़े सारे ऑपरेशन लॉन्च करे गए, जिससे धीरे धीरे करके इन सबको कंट्रोल में लाया गया। और यहां तक कि उसके बाद बोलते हैं ना कि वो बोलते क्या, वो लोगों को पकड़वाने के लिए पैसे भी रखे गए, 5 लाख बड़े लोगों के लिए, 2.5 लाख छोटे लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं बताया गया कि अगर आप पकड़ में लाओगे, वो आपको स्टाइपेंड भी देंगे, हम आपका ध्यान भी रखेंगे। और धीरे धीरे करके 2025 तक हमने देखा 2340 नक्सलों ने सरेंडर करा। 2024 और 2026 के बीच में 3927 ने सरेंडर करा। इनके 40 करोड़ से ज्यादा एसेट्स सीज करे गए और 12 करोड़ से ज्यादा और चीजें मिली। 2025 तक अगर आप देखें, 111 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के केसेस डाले गए, और जहां पर 98 चार्जशीट्स लाई गई। अभी 3-4 पे इन्वेस्टिगेशन और चल रही है, ऊपर से एनआईए गई। देखिए, ये सब आइडियोलॉजी सब कुछ ठीक था, पैसे, कोरियर, सेफ हाउस, वेपन्स, इसके बिना ये सब नहीं चलता। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से उसको लॉक किया। फिर आया निर्माण, जिसके अंदर से 12,249 किलोमीटर रोड बनाई गई। बाकी जो कनेक्टिंग रोड्स के हिसाब से अगर आप टोटल देखें, 17,319 किलोमीटर की रोड्स अभी अप्रूव्ड हैं, जिसमें से 12,000 हो चुकी हैं, 5-6 हजार बची हैं। टोटल कॉस्ट 20,560 करोड़ रुपए का। मोबाइल कनेक्टिविटी लाई गई, जहां पर 9,600 मोबाइल टावर लगाए गए, जिसमें 96% जो आपके गांव थे, जिसमें 44,728 गांव जो आपके 46,592 विलेजेस के में से, जिनके पास 96% में 44,728 के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी डाली गई। 1804 बैंक ब्रांचेस, जिसमें 1321 एटीएम्स, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिस तरह से 6,000 पोस्ट ऑफिस लगाए गए वहां पर, 260 एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल्स से, उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें। आज वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात करी जा रही है,
और 90,000 जो यूथ जो लोग हैं उनको वहां पर ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। आखिर में जन कल्याण, जहां पर लोगों के साथ जो जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको किस तरह डाला जाए। पीएम आवास योजना से लेकर आपकी जो जो जितनी सारी स्कीम्स हैं जहां पर आपके कुछ ना कुछ नागरिकों को बेनिफिट मिलता है, जो कनेक्शन मिलता है, वो दिए गए। तो अगर आप देखें जो एक मेन टर्निंग पॉइंट था, ये 3 चीजों के आसपास 2017 में बस्तरिया बटालियन जब बनाई गई, जिसके अंदर 1150 लोग 400 लोकल यूथ से बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा इनमें से लिए गए, जो सन्स ऑफ द सॉइल थे, जिनको जमीन का पता था। और ये चीज एक होती है कि किस तरह से अंदर से ही उसको तोड़ो। 2014 में 126 डिस्ट्रिक्ट फंसे हुए थे, 2026 में आज 1.5 से 2 डिस्ट्रिक्ट बचा है। एक बहुत बड़ी जीत है इस देश के लिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इस जीत को हमको कहीं ना कहीं ना कि समझना होगा, लेकिन इस जीत के पीछे जो चीजें हैं उनको सीखना होगा। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओवादी, नक्सलवादी, जो मर्जी बोल लीजिए, ये जिस तरह से खड़े किए गए, ये कैसे हुए, इनको किस तरह से पनाह मिली, किन किन लोगों ने इनको सपोर्ट करी, वो भी हमको समझना होगा, ताकि इस देश के अंदर दोबारा वो चीज ना हो। इसी बात में मैं ये वीडियो को एंड करूंगा। जरूर इसके बारे में थोड़ी आप भी रिसर्च करिए, अपने लोगों को बताइए, अपने घरों में बताइए, ताकि हम समझ सकें कि भाई इस देश में एक इतना बड़ा कीड़ा था, एक इतना बड़ा अंदर से बोलते हैं ना जंग था, जो अंदर से आपको खा रहा था, वो किस तरह से खत्म किया गया। और क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। रोज रोज का वही समोसा कचौड़ी खाकर बोर हो चुके हैं, तो आज की ये रेसिपी है खास आपके लिए है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का सुपरहिट और एवरग्रीन स्नैक फरे। बाहर से चावल के आटे की सॉफ्ट मखमली परत और अंदर भरी हुई मसालेदार चटपटी चने की दाल। सबसे अच्छी बात, इसे तला नहीं बल्कि भाप में पकाया जाता है, यानी सेहत भी पूरी और स्वाद भी कड़क। तो चलिए बिना किसी देरी के कंटेंट क्रिएटर रेखा ठाकुर से सीखते हैं कि किस तरह इस चटपटे फरे को बनाया जाता है। क्या आपने कभी चावल के आटे से बनी यूपी की ये फेमस रेसिपी ट्राई की है? एक बार बना लिया तो बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चना दाल और इसे अच्छे से वॉश करके एक दिन पहले भिगो के रख लेंगे ताकि दाल सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट और भी बढ़िया है। अब भीगे हुए चना दाल को एक ग्राइंडर जार में लेंगे और इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और स्वाद के हिसाब से नमक। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान दें कि इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा टेक्सचर रहना चाहिए, तभी फारा का असली स्वाद आता है। अब इस दाल के मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और हींग, जिससे टेस्ट और भी बढ़ा देगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके साइड रख देंगे। अब हम यहाँ तैयार करेंगे फारा का डो। इसके लिए एक बड़े बाउल में लेंगे 2 कप अरवा चावल का आटा। अब इसे डालेंगे गर्म पानी। ध्यान दें पानी गर्म होनी चाहिए क्योंकि चावल का आटा डो गर्म पानी से सॉफ्ट और परफेक्ट तैयार होता है। पहले स्पैचुला या चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि पानी गर्म है। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ध्यान दें सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है वरना डो का टेक्सचर खराब हो सकता है। अब हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। डो ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए, बस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अब फारा बनाने के लिए आप इसे हाथों की भी शेप दे सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ बेलन की मदद से बेल रही हूँ। बेलन के बाद एक कटोरी की मदद से इसे एक ही साइज के गोल शेप में कट कर लेंगे, जिससे सारा दिखने में सुंदर और एक जैसा लगेगा। अब इसके बीच में तैयार किया हुआ चना दाल का मिक्सचर भर देंगे और इसे अच्छे से सील कर देंगे। इसी तरह एक एक करके सारा फारा तैयार कर लेंगे। अब इन्हें स्टीम करने के लिए एक प्लेट या स्टीमर ट्रे पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि फारा चिपके नहीं। एक कढ़ाई में पानी डालकर गरम करेंगे, स्टैंड रखेंगे और स्टीम वाले प्लेट में एक एक करके फारा डाल देंगे। अब इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। अब इसे चाकू या चम्मच की मदद से चेक कर लेंगे। ये स्टीम होने के बाद फारा और भी सॉफ्ट और टेस्टी हो जाएगी। और देखिए हमारा डिलीशियस यूपी स्टाइल फारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे हरी चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक और टेस्टी वर्जन दिखाने वाली हूँ। अब इन फारा को फ्राई करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी जबरदस्त हो जाएगा। सबसे पहले फारा को बीच से कट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे जीरा और फिर फारा को ऐड करके हल्का सा गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और तैयार है हमारा क्रिस्पी और टेस्टी फ्राई फारा। बाहर से हल्का क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये यूपी की फेमस ट्रेडिशनल डिश सच में बहुत ही लाजवाब लगती है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो यूपी बिहार के फरे को त्योहारों पर भी विशेष रूप से बनाया जाता है। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों, नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।